नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। इस वक्त हम जुड़ चुके हैं डॉक्टर अंकित मदान, जो कि एक हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ये जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को, आखिर हड्डियों के विकसित होने का क्या समय होता है, एक बच्चे से लेकर जवान तक किस प्रकार से ये सर्कल चलता है सर? देखिए, बच्चे की जो हड्डियां बनना स्टार्ट होती है वो माँ के पेट में ही बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और अमूमन हड्डियों को बनने में जो बच्चे को समय लगता है 9 महीने का समय लगता है। पर पैदा होने के बाद भी बच्चे की हड्डियां धीरे 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 विकसित होना चालू रखती हैं। उसके 2 सेंटर होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी सेंटर, एक को बोलते हैं सेकेंडरी सेंटर। तो ये प्रक्रिया जो है ये नियमित रूप से सतत चलती रहती है और ये अमूमन 16 से 23 वर्ष की उम्र तक हमारे हड्डियों का और जोड़ों का विकास होता रहता है। अलग अलग हड्डी अलग अलग समय पे बनती है। कूल्हे की हड्डी, एल्बो की हड्डी, घुटने के जोड़ की हड्डी, तो इन सब के बनने का समय अलग अलग होता है। उनके ओसिफिकेशन सेंटर अलग अलग समय पे आते हैं, जो लगभग 16 साल की उम्र तक आते रहते हैं। यानी हम ये कहें कि 2 सेक्शन के अंदर जो जीवन काल में अगर हम कहते हैं 16 साल तक एक तो बढ़ती है और उसके बाद 16 से 23 साल तक। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि 16 साल तक अमूमन सारी हड्डियों का जो ग्रोथ होता है वो एक बार हो चुका होता है। जितनी उसने लंबाई लेनी होती है, जो उसका फाइसिस बोलते हैं, जहाँ से हड्डी बनना शुरू होती है, जो जोड़ बनना शुरू होते हैं, वो सारे जोड़ तब तक बन चुके होते हैं। तो कई बार ऐसा भी सुनने में आता है, जैसे अगर हम कद की बात करते हैं तो कद में रुकावट आ जाती है। कई पर्सन ऐसे होते हैं जो 20 साल बाद भी दावा करते हैं अभी इसके बाद भी आपका कद बढ़ सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से ये हमारी दवाई खाते हैं। क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है? ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ में सहायक होते हैं। तो जो ऐसी मेडिसिन होती हैं उसमें वही वाले हॉर्मोन्स का उपयोग किया जाता है, और उस हॉर्मोन्स का प्रयोग ज्यादा मात्रा में अगर करेंगे तो उनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, और जो हड्डी बदनी चाहिए वो ना बद के कोई और हड्डी भी बदल सकती है। जैसे नाक लंबा हो गया, थोड़ी लंबी होगी, ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो हाइट आनी है वो माता पिता के हाइट के हिसाब से, अनुवांशिक नियमित के हिसाब से तय होती है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दवा दे के आप हेरिडिटरी को चेंज कर सकते हैं, और हाइट जिस बंदे की माता पिता की हाइट छोटी है और आप चाहेंगे कि उसके बच्चे की हाइट उनसे काफी लंबी हो जाए, तो ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है, चाहे आप दवाइयाँ लें चाहे दवाइयाँ ना लें। नॉर्मल नियमित रूप से थोड़ा डाइट अच्छा रखना चाहिए ताकि ग्रोथ और हाइट में हेल्प मिले। पर ऐसी कोई कद बढ़ाने की मेडिसिन लेने का सुझाव हम नहीं देते। ये तो मेडिसिन का बात है। क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज भी होती हैं जिसको प्रॉपर तरीके से करने से मतलब कद में बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे तो वो एक शरीर के पूरे सर्वांगीण विकास के लिए लाभदायक होता है, तो वो उतना सा ही मदद करेगा। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ये एक्सरसाइज करेंगे तो उससे कुछ अलग होगा, ये नहीं करेंगे तो उससे अलग होगा। एक नियमित एक्सरसाइज, नियमित बच्चे को खेलने कूदने दीजिए, उसको बाहर जाने दीजिए, नियमित आहार लेने दीजिए, उतना सफिशिएंट है। उसकी हाइट जितनी आनी है जो उसकी आनुवंशिक हेरिडिटरी के हिसाब से होनी चाहिए। इसके अलावा आप उसको मेडिसिन के साथ बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी की ग्रोथ रुकी हुई है किसी कारणवश, किसी हार्मोन की कमी ही है, जो ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, अगर किसी में ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो उसका टेस्ट करने के बाद उस हार्मोन को एक स्पेशलिस्ट की देखरेख में दिया जा सकता है, ताकि क्योंकि उस इंसान में हार्मोन की कमी है तो उसकी कद-काठी कुछ बढ़ाई जा सकती है। पर जो बाकी लोग होते हैं जो ये दवाइयाँ क्लेम करते हैं, ये एक्स्ट्रा में वो ग्रोथ हार्मोन दे देते हैं जो नहीं देना चाहिए। फिर उसके साइड इफेक्ट होते हैं, कैंसर जैसे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं उसके, बिल्कुल हो सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपको इस सेगमेंट में ये तो पता लगा होगा भी कद बढ़ाने के जितने भी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो मेडिसिन के जरिए हो, चाहे वो एक्सरसाइज के जरिए हो, वो कुछ समय तक काम करते हैं, लेकिन अगर इनको असमय यूज किया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आज के समय में अगर पुराने समय की बात करते हैं तो बड़े बूढ़े जो थे जिनके वो 60-70-80 साल तक पहुंची है, वो बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल सही चलते हैं, बिल्कुल सही हर काम कर लेते हैं वो अपना, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज अगर हम देखें ना तो 35-40 साल की उम्र के भी जो युवा है और थोड़ा सा अगर और उम्र हो जाए तो उनके पैर जैसे मुड़ से जाते हैं, मतलब वो लगता है कि भी चलना शुरू दर्द की वजह से होता है, जोड़ों में दर्द होता है। ये कारण क्या रहता है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के समय की है ये।
देखिए, इसका सबसे बड़ा जवाब जो छिपा है वो छिपा है हमारी जीवन शैली में, हमारे आसपास आते बदलाव में, हमारे खान-पान में, हमारे काम करने की चीज़ों में। पहले कोई साधन नहीं होते थे, कोई सुविधाएँ नहीं होती थी, तो लोग चला करते थे। तो आप जिस अंग का उपयोग करोगे, वो अंग उतना ही ढल जाएगा उस चीज़ को उपयोग होने में। आप रोज़ 2 किलोमीटर चलते हो तो शरीर को पता है मेरे को रोज़ 2 किलोमीटर चलना है, तो उसी हिसाब से हमारी मांसपेशियों का विकास होता है। उसी हिसाब से हमारे जोड़ों का विकास होता है। आजकल की जीवन शैली में खान-पान बिल्कुल खराब हो चुका है और चलने-फिरने का काम बिल्कुल है नहीं। यहाँ से पड़ोस की दुकान तक जाना होता है तो भी बच्चे स्कूटी उठा के जाते हैं, पैदल नहीं जाते हैं। और हमारे माता-पिता के समय में और हम जो देखते थे जहाँ दूर-दूर तक पैदल ही जाया करते थे। रिक्शा, साइकिल ये सब नहीं होते थे। तो उसी के हिसाब से जोड़ों का विकास होता है। तो जितना आप ज़्यादा चलोगे, जितना आप एक्सरसाइज करोगे, जितना आप उन चीज़ों को ज़्यादा उपयोग में लाओगे, उतनी वो चीज़ें ज़्यादा विकसित होती हैं। जो हमारे बुजुर्ग थे, वो सारा काम पैदल ही किया करते थे। तो इसी हिसाब से उनके जोड़ जो हैं वो अब तक अच्छे चल रहे हैं। जैसे हम जिम में जाते हैं, हम जिम में जाके क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, बाजू की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ विकसित होती हैं, सुडौल बनते हैं, हम भाषा में बोले तो डोले बनते हैं। तो वही बात है, हम चलेंगे तो हमारे घुटनों के जोड़ भी सही रहेंगे, हमारी मांसपेशियाँ विकसित रहेंगी तो वो जोड़ खराब नहीं होंगे। बैठे रहेंगे तो वो जोड़ों का जो घिसने का समय 70-75 वर्ष होना चाहिए, अब वो धीरे-धीरे कम होके 50-55 की उम्र में भी आ गया है। उसका एक मेजर कारण है एक्सरसाइज ना होना और खान-पान अच्छा ना होना। यानी सोने पे सुहागा होगा, पहले तो खाना भी अच्छा नहीं है जो अगर प्रॉपर्ली मिलता भी नहीं है अगर और उसके बाद मिलेगा तो फास्ट फूड खा रहे हैं, एक्सेस वेट गेन कर रहे हैं, एक्सरसाइज उसके नहीं बाद कर चल रहे, नहीं रहे हैं एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो और भी मतलब बुरी कंडीशन में आ रहे हैं। और एक जोड़ों के दर्द के कारण क्या-क्या होते हैं? मतलब किस-किस जगह पे जैसे घुटनों का जोड़ घुटनों के दर्द की बात करते हैं हम, कई बार ये कलाई भी दर्द करने लग जाती है, हाथ की उँगलियाँ के जोड़ में या कई बार कंधा भी दर्द करने लग जाता है। तो इनके जोड़ों के दर्द के क्या अलग-अलग कारण रहते हैं कि सबके सिम्पटम्स या सबके रीज़न एक से ही रहते हैं? देखिए, बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में जोड़ों के दर्द के अलग-अलग कारण हो सकते हैं। कुछ-कुछ कारण ओवरलैप भी हो सकते हैं, जैसे चोट किसी भी उम्र में लगेगी तो उसके कारण जोड़ों में दर्द हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो। ठीक है? पर हर उम्र में जोड़ों के दर्द के कुछ-कुछ अलग-अलग कारण भी होते हैं। हर जोड़ के स्पेसिफिक कारण भी होते हैं, जैसे शुगर के मरीजों में अमूमन कंधे के दर्द की समस्याएँ ज़्यादा पाई जाती हैं। जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा हो, उसमें पैर के अंगूठे के दर्द की समस्याएँ ज़्यादा पाई जाती हैं। जिस खेल-कूद में ज़्यादा एंगेज रहते हैं हमारे युवा, उनमें घुटनों के दर्द की दिक्कत ज़्यादा पाई जाती है। तो हर जोड़ के अलग-अलग स्पेसिफिक कारण भी हैं, तो इसको ओवरऑल जनरलाइज़ अगर मैं करूँ आपके लिए, तो सबसे जो मेन कारण होता है जोड़ों को घिसने का वो सबसे पहला है एज। उम्र के साथ हर जोड़ में थोड़ा-थोड़ा वियर एंड टियर होना ही है, तो उसके कारण उस जोड़ में थोड़ा-सा घिसाव आएगा, वो दर्द होगा। इसके कारण जो सबसे ज़्यादा दर्द होता है वो सबसे पहला घुटने में होता है और उसके बाद कूल्हे के जोड़ होते हैं जो घिसने के लिए अमूमन जाने जाते हैं। उसके बाद तीसरे और चौथे नंबर पे कंधे और एड़ी का जोड़ होता है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द के कुछ एक बहुत कॉमन कारण है जिसे हम बोलते हैं गठियापा। गठियापा एक बहुत ही कॉमन टर्म है जिसके अंदर सैकड़ों तरह की बीमारियां आती हैं, पर हम आम भाषा में इसको गठियापा बोल के खत्म कर देते हैं। तो एक दो बीमारियों का नाम है, जैसे इसके अंदर एसएलई आता है, रिमेटिक हार्ट डिजीज आता है, रिमेटिक आर्थराइटिस आता है। ये बहुत साइंटिफिक टर्म्स हैं जिसको हम आम भाषा में सिर्फ गठियापा बोल देते हैं। तो उसके कारण भी शरीर के सारे जोड़ों में दर्द रह सकता है। उसमें खास बात क्या होती है कि उसमें हाथ के छोटे जोड़ों में दर्द सबसे ज्यादा रहता है और वो दोनों हाथों में होता है और सुबह उठ के वो दर्द सबसे ज्यादा होता है। तो ये कुछ है। इसके अलावा हमारा खान पान सही नहीं होना, विटामिन डी की कमी के कारण से हो सकता है, न्यूट्रिशन कम हो उसके कारण से हो सकता है, एक्सेसिव डिप्रेशन के कारण से हो सकता है, थायराइड की समस्या के कारण से हो सकता है और आजकल डेंगू की बीमारी बहुत फैली हुई है। तो कुछ वायरल डिजीजेस के बाद भी बॉडी के हर जोड़ में दर्द रह सकता है। तो ये तो कुछ चंद कारण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत कारण है, पर कॉमन कारण मैंने कोशिश करे हैं कि मैं आपके लिए कवर करूं कि जिसके कारण से दर्द रह सकता है। डॉक्टर साहब जैसे इसमें आपने बताया कि जो घुटनों का दर्द है, हम आज उस पे बात करते हैं। घुटनों का दर्द आम भाषा में कहते हैं ग्रीस खत्म होगी, कह देते हैं कि ग्रीस कम होगी है। तो ये एक्चुअली चीज क्या है? ये क्या टर्म है? ये क्या किस वजह से घुटनों के जोड़ घिस जाते हैं और दर्द शुरू हो जाता है? देखिए,
जो कारण मैंने अभी तक आपको बताए, एज के साथ घुटनों में दर्द रह सकता है, जोड़ घिसना शुरू हो सकते हैं, गठियाबा के कारण हो सकता है, विटामिन डी की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, थायराइड की समस्या, डिप्रेशन, इन सब के कारण घुटनों में दर्द हो सकता है। पर इसके अलावा घुटनों में दर्द का एक जो मुख्य कारण है वो है चोट लगना। हमें जब चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद उस जोड़ को खराब होना थोड़ा थोड़ा वो शुरू हो सकता है। अगर चोट ज्यादा होगी तो वो घुटने का जोड़, मान लीजिए जो पहले 60 वर्ष की उम्र में घिसना चाहिए था, वो हो सकता है थोड़ा सा जल्दी घिसना शुरू हो जाए। ठीक है, एक तो ये कारण होता है। घुटने के आसपास कुछ लिगामेंट होते हैं जो स्पोर्ट्स इंजरी में कभी कभी इंजर्ड हो जाते हैं, जिन्हें स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं। कबड्डी खेलते हुए किसी कारणवश इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनका अगर प्रॉपर इलाज ना कराया जाए तो भी घुटने का जोड़ जल्दी खिंचना शुरू हो जाता है। अब आते हैं आपके सवाल पे कि ग्रीस कम हो गई है। ये जो समस्या आती है नॉर्मल एज रिलेटेड आती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे घुटनों के बीच में जो गद्दी होती है, जिसे आम भाषा में मेनिस्कस बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, और उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे ग्रीस बोलते हैं, जिसे साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जिसे आप बोल रहे हैं ग्रीस। तो धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाती है। उसके कम होने के कारण जो हड्डी का जोड़ है आपस में, ऊपर और नीचे की जो घुटने की हड्डी होती है वो आपस में घर्षण करने लगती है, और जब वो आपस में घर्षण करेगी उसी अवस्था को बोलते हैं कि ग्रीस खत्म होगी, जिसके कारण जो जोड़ के बीच में एक ग्रीस होनी चाहिए थी वो खत्म होगी, तो गोडा आपस में घर्षण कर रहा है। घुटना आपस में घर्षण करेगा तो दर्द होगा, क्योंकि उसके बीच में ग्रीस होना चाहिए उसके चलने के लिए। जब ग्रीस खत्म हो जाएगा उसी अवस्था को बोलते हैं गैप कम हो गया, या कुछ लोग बोलते हैं गैप आ गया। पर होता ये है कि उसके बीच का गैप कम हो जाता है, क्योंकि ग्रीस खत्म हो गई है तो गैप कम हो जाता है। आराम भाषा में लोग बोल देते हैं कि गैप हो गया है, तो उसके कारण से दर्द। एक चीज और आपने मेरे को बात ध्यान में आई, जैसे कई बार कहते हैं भी पानी खत्म हो गया या पानी ज्यादा हो गया घुटनों के अंदर, तो कई बार उस टीकों के जरिए पानी निकाला भी जाता है। ये क्या चीज है, ये क्या क्या मतलब मेडिकल भाषा में क्या कहेंगे? देखिए, जब भी हमें चोट लगती है तो वहाँ पे सोजिश आती है। ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी हमें चोट लगेगी वहाँ पे स्वेलिंग आएगी, सोजिश आएगी। हम गिर जाते हैं, हाथ में चोट लगती है तो हाथ में सोजिश आ जाती है, सिर पे कुछ लग जाए तो सिर में सोजिश आ जाती है। तो इसी तरह जहाँ कहीं भी चोट लगेगी उस जोड़ में सोजिश आएगी। तो जो आप बता रहे हैं घुटने के अंदर पानी भरना, उसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक, चोट के बाद घुटने में पानी भर सकता है क्योंकि आसपास की जो ब्लड वेसल होती है, जो खून की नसें, पतली धमनियां होती हैं, वो फट सकती हैं और वहां पे ब्लड इकट्ठा हो सकता है। एक कारण ये होता है। दूसरा कारण हो गया इन्फेक्शन के कारण। कभी कभी जब इन्फेक्शन होता है तो हमारी शरीर उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ा देती है। वो ब्लड सप्लाई बढ़ने के कारण घुटने के जोड़ में भी पानी जो प्रोड्यूस होता है वो ब्लड से ही होता है, तो वो एक्स्ट्रा होना शुरू हो जाता है। तो इसके कारण जोड़ जो होता है पूरा सूज जाता है। तो उस अवस्था में कभी कभी हमें घुटने के अंदर सुई डाल के उस पानी को, उस खून को, या फिर रेयर कंडीशन में उस इन्फेक्शन हो जाए तो उस पस को उसके अंदर सुई डाल के निकालना पड़ता है, तो तभी वो घुटने का दर्द जाता है। तो इससे हम एक नया कारण सीख रहे हैं। इन्फेक्शन भी एक घुटने में दर्द का कारण है, जिससे सेप्टिक अर्थराइटिस बोला जाता है। मतलब घुटने का जोड़ इन्फेक्शन के कारण खराब हो जाना, जिससे घुटने में पस भर जाता है। तो उस पस को सुई डाल के निकाल दिया जाता है। अगर पस ज्यादा होती है तो उसका ऑपरेशन भी करना पड़ता है, तो हमें पूरी पस बनाने वाले जो वहां पे स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सुई डाल के एक बार पस निकाल दी तो वो दोबारा भी बन सकता है। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि सुई से काम हो सकता है कि उसको हल्का चीरा देके पूरी सफाई की आवश्यकता पड़ती है। अभी जैसे आप ग्रीस खत्म हो गई, तो ग्रीस क्या रिप्रोड्यूस भी हो सकती है, या किसी तरीके से खान पान के जरिए अगर दोबारा से हम उस चीजों पे ध्यान दें, या मेडिसिन के जरिए किस तरीके से क्या ग्रीस जो है वो दोबारा भी बननी शुरू हो सकती है, जिससे जोड़ों में दर्द कम हो जाए? देखिए, कुछ ड्रग्स आज आ रही हैं मार्केट में, और कुछ नहीं कहूँगा, बहुत सारी ड्रग्स आ रही हैं जो क्लेम करते हैं कि वो ग्रीस बना देती हैं। पर वो ग्रीस बनाने का जो कार्यक्रम है, जो वो काम करती हैं, वो अगर हम घुटने के जोड़ के खराब होने की अवस्था को 1 से 4 भाग में बांट दिया जाए, 1 से शुरुआत हुई है, 2 पे थोड़ा खराब हुआ, 3 पे और हुए, और 4 पे पूरा खराब हो गया, तो वो 1, 2 और 3 अवस्था तक ही काम करती हैं दवाइयाँ। स्टेज 4 पे ग्रीस बनाने की दवाइयाँ अमूमन काम नहीं करती हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता है। हाँ, पर स्टेज 2 और स्टेज 3 में पेन रिडक्शन उन मेडिसिन के साथ कुछ हद तक करी जा सकती है। तो ये मतलब ये स्टेजेस का पता हमें कैसे लगता है? क्या इसके लिए टेस्ट होगा या कुछ किस प्रकार? एक्सरे करा के पता चलता है कि आपके बोन की क्वालिटी कैसी है,
उसके बीच का जो गैप है वो कितना कम होना शुरू हो गया है, हड्डी हड्डी के ऊपर घर्षण खा रही है कि नहीं खा रही है, और जो आसपास अलग जो हड्डी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ओस्टियोफाइट्स, जिसे आम भाषा में बोल देते हैं आपके घुटने की हड्डी बध गई है, तो वो कितना छोटे 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 जो बधनी शुरू हो गई है, तो उस हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाता है कि वो 1 2 3 4 किस स्टेज में लाई करते हैं। स्टेज 4 में जो घुटने होते हैं वो पूरा अंदर की ओर मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और एक चीज, अब जब आपने फोर्थ स्टेज की बात की, तो फोर्थ स्टेज में मतलब कैसे आराम आएगा? कोई मतलब इसमें ऑपरेशंस होते हैं या उसमें भी कोई मेडिसिन के जरिए भी इस स्टेज से बाहर निकला जा सकता है? देखिए, मैं आपको लाइन से बताता हूँ। स्टेज 1 में सबसे जरूरी काम है, आपने अपना वेट रिड्यूस करना है, एक्सरसाइज करनी है, घुटने को थोड़ा सा रेस्ट देने की जरूरत है, चौकड़ी मारना, ऊपर बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, इन कामों को कम रखना है। ठीक है। ये स्टेज 1 और स्टेज 2 का ट्रीटमेंट है। इस समय में हम इन सब प्रिकॉशंस के साथ, एक्सरसाइज के साथ नियमित रूप से अपने घुटने को सही रख सकते हैं। फिर बात करते हैं स्टेज 2 और 3 की। 1 और 2 का मैंने बता दिया दवाइयों से। अब 2 और 3 की बात करें तो 2 और 3 में हम एक सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें घुटना जो होता है उसकी थोड़ा सा एक्सिस को हम चेंज कर सकते हैं। ये एक छोटा सर्जरी है, इसको बोलते हैं HTO सर्जरी। इस सर्जरी में हम घुटने के जोड़ को बदलते नहीं हैं, उसका थोड़ा सा अलाइनमेंट इस तरह से कर देते हैं कि जहाँ पे ज्यादा वजन आ रहा है वो वजन वहां ना आके घुटने के दूसरे हिस्से में जाए, ताकि उसके घिसाव की प्रक्रिया थोड़ा सा धीमी हो जाए या कम हो जाए, खत्म तो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो एक तो छोटा सर्जरी हो गया। इसके अलावा दूसरे और तीसरे स्टेज में ऑप्शन है आर्टिफिशियल ग्रीस के इंजेक्शन आते हैं जो घुटने में लगाए जा सकते हैं। उसके रिजल्ट्स कुछ लोगों में बहुत अच्छे हैं, पर उसका कोई ऐसा नहीं है कि 100% उससे कोई गारंटी है। तो पर अगर सही पेशेंट का चुनाव किया जाए तो घुटने में ग्रीस के इंजेक्शन से भी काफी हद तक मदद मिलती है। फिर बात करते हैं स्टेज 4 की। 1 2 3 हम दवाइयों से, छोटी सर्जरी से या फिर ग्रीस के इंजेक्शन से मैनेज कर सकते हैं। स्टेज 4 में पेन किलर्स कुछ हद तक काम करेंगी, छोटी सर्जरी का कोई रोल नहीं रह जाता है, घुटने में ग्रीस के इंजेक्शन का कोई रोल नहीं रह जाता है। फिर आती है सबसे मेन चीज, घुटनों को बदलना। आप दवाइयां लेके भी चल सकते हैं, पर दवाइयों के लेने की फ्रीक्वेंसी इतना बढ़ जाती है कि वो गुर्दों पे, किडनी पे, बहुत जगह पे नुकसान करना शुरू करती है। तो लोग पूछते हैं जी ऐसे ही चलते रहते हैं, तो दवाइयां लेके आप चल सकते हैं, घुटने का दर्द तो ठीक हो जाएगा, पर गुर्दा या कोई और अंग खराब हो जाता है। तो एक चीज ठीक करने के चक्कर में दूसरी चीज खराब करना कहीं की भी बुद्धिमत्ता नहीं है। तो इसीलिए सलाह दी जाती है, जब आपके पेन किलर की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाए तो उस समय आप घुटने के जोड़ बदलवाने की तरफ सोचिए, ताकि आपके पेन किलर की फ्रीक्वेंसी को 0 या फिर काफी हद तक रिड्यूस किया जा सके। ताकि क्योंकि ओल्ड एज में किडनी वगैरह वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो कम काम करती हैं, तो तब आपको घुटने के जोड़ को बदलवाने की आवश्यकता पड़ती है। तो घुटने के जोड़ बदलने के लिए अगर हम मटेरियल की बात करते हैं, जो मटेरियल यूज होता है, क्या वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है मटेरियल, या क्वालिटी वाइज की अगर हम बात कर लेते हैं? और एक चीज़ कॉमन ये सुनने में आती है, जैसे उसके बाद जो वर्किंग स्टाइल है, जैसे मतलब जैसे कोई पर्सन उठता है, एकदम उठना, एकदम बैठना, ये ऐसा कुछ इनमें कुछ कमी लानी पड़ती है या प्रॉपर अपनी जिंदगी जी सकता है उसके बाद? देखिए, शुरू के 2-1 हफ्ते इंसान को थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। जब सर्जरी हुई है तो उसके अंदर एक नया जोड़ डला है, वो शरीर के लिए एक फॉरेन बॉडी है, उसको उस चीज के लिए ढलने में समय लगेगा। जो आसपास जो मांसपेशियां काटी गई हैं, जो कमजोर थी, वो भाग निकाल के ऑपरेशन हुआ है, वो मांसपेशियों को भरने में समय लगेगा। तो 2 हफ्ते तक थोड़ी सी मरीज को लग सकता है कि मैं सही, उठने में मुझे हल्का दर्द हो रहा है, पर वो धीरे 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 सब कुछ ठीक हो जाता है और अमूमन हम दूसरे दिन से पेशेंट को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। 2-1 हफ्ते तक उसको वॉकर की आवश्यकता पड़ती है और लगभग तीसरे हफ्ते से मेरे 90% पेशेंट्स बिना वॉकर के चल पाते हैं घुटना बदलने के बाद। तो उस टाइम वो दर्द मतलब बिल्कुल बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, या वो भी कम थोड़ा बहुत रहता है जो दवाइयों से उसको कंट्रोल किया जाता है? देखिए, जो जोड़ का दर्द होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, पर जो ऑपरेशन में हमने छोटा सा चीरा दिया रहता है, जो उसका घाव भरने में 2 हफ्ते का समय लगता है और उसको हम नॉर्मल मेडिसिन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए कोई बहुत स्पेशलाइज्ड मेडिसिन, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं चाहिए पड़ती हैं, वो नॉर्मल मेडिसिन से कंट्रोल में रहता है। और वो भी 1-2 दिन ही रहता है, तीसरे चौथे दिन से तो पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल होकर खुद अपना बाथरूम जाने लायक हो जाता है। तो ये जोड़ कितना समय चलते हैं? कोई लाइफ पीरियड होता है इनका या नहीं?
देखिए, जोड़ की जो अमूमन एज होती है वो 25 टू 30 इयर्स के आसपास तक होती है। पर ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़स्टाइल कैसा है। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा समय चलेंगे, अगर आप उसका अच्छे से रख-रखाव नहीं करेंगे तो वो उससे जल्दी भी घिस सकते हैं। तो हमें उसके बाद भी उनका ध्यान रखना, प्रॉपर एक्सरसाइज़ करना, वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसके बाद भी ज़रूरी है। और अब एक चीज़ है जो सबसे बड़ी बात होती है, खर्चे की बात होती है। तो इन जोड़ों को बदलने में या दोनों जैसे घुटने इकट्ठे बदले जाते हैं या इनको एक टाइम में ही जैसे कोई गैप देके बदला जाता है, किस तरीके से होता है और कितना खर्चा अमूमन मतलब एक प्रारंभिक जो होता है वो आता है इसमें? देखिए, अगर हम घुटने के जोड़ बदलने की बात करें तो घुटने के जोड़ जो होते हैं वो एक-एक करके भी बदले जा सकते हैं और इकट्ठे भी बदले जा सकते हैं। इनमें सबसे मेन चीज़ फैक्टर जो डिसाइड करता है वो होता है पेशेंट की एज, पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी है। हमें ये देखना होता है कि क्या पेशेंट दोनों घुटनों की एक साथ सर्जरी कराने के योग्य है कि नहीं है। उसका हार्ट का, उसकी छाती का स्टेटस क्या है, उसके जो फेफड़े हैं वो खराब तो नहीं है, वो सांस अच्छे से ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, उसका रिजर्व वॉल्यूम अच्छा है कि नहीं, जो उसका दिल काम कर रहा है, जो ब्लड पंप कर रहा होता है वो सही पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए एक इको टेस्ट कराया जाता है, हम भाषा में सुनते भी हैं, हार्ट का टेस्ट होता है, इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। तो वो टेस्ट कराए जाते हैं। अगर वो सारी चीजें सही पाई जाती हैं तो एनेस्थेटिस्ट को दिखा के, जो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं, अगर वो सहमति दे देते हैं तो दोनों घुटनों का एक साथ ऑपरेशन करा जा सकता है और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। पर हमें लगता है कि नहीं, मरीज दोनों घुटनों के एक साथ ऑपरेशन झेलने की स्थिति में नहीं है, तो उनको सलाह दी जाती है कि आप एक-एक करके ऑपरेशन कराइए और 3 से 4 दिन का गैप देके हम एक ऑपरेशन और फिर हम दूसरा ऑपरेशन कर सकते हैं। और इसमें खर्चे की बात करें तो वो देखिए, इसमें खर्चे की बात करें तो घुटने के जोड़ जो होते हैं वो बहुत अलग-अलग टाइप के आते हैं। तो उसी हिसाब से उनका खर्चा डिसाइड होता है। अगर आप इंडियन मेड इम्प्लांट के साथ जाएँगे तो खर्चा अलग होता है, इम्पोर्टेड मेड इम्प्लांट के साथ जाएँगे तो खर्चा अलग होता है। पर अगर स्टैंडर्ड हम बात करें एक अच्छे इम्प्लांट के साथ, तो उसका खर्चा लगभग आप मान के चलिए 90,000 के आसपास में से 1 लाख के बीच में घुटने की सर्जरी हो सकती है। दोनों घुटनों की एक एक घुटने की, ठीक। तो पर ये मतलब डिपेंड करता है कि मरीज की स्थिति कैसी है। मतलब मरीज को कोई और दिक्कत तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। और अब बात करते हैं इलाज के बारे में, हमने सारी जानकारी ले ली। अब होता भी ऑपरेशन से कहाँ हो सकता है? क्या हिसार में भी ऑपरेशन पॉसिबल है या इसके लिए कहीं बाहर जाना हमें पड़ेगा? नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हिसार में संभव है, संभव क्या बहुत लंबे समय से हो रही है, बहुत सेंटर्स में हो रही है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स के साथ हो रही है। तो पहले था कि उसके लिए दिल्ली भागना पड़ता था, अभी उस चीज़ों की कोई आवश्यकता रह नहीं गई है। अब उस चीज़ की बात बिल्कुल नहीं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंकित मदान जी, जो कि हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी लिखिएगा। डॉक्टर साहब का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।